हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं वो किन अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। हमने देखा था कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी अंग कौन कौन से, वो किस तरह से उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो उत्सर्जन की इकाई होती है वृक्क नलिका, वो किस तरह से कार्य करती है या उसकी क्रियाविधि क्या है या यूरिन फॉर्मेशन क्या है। तो नेक्स्ट आज जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक, या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या वृक्क नलिका के कार्य भी हो सकते हैं कि क्या किस तरह से उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है, किस तरह से कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को निकालने की दो क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया को हम कहते हैं निस्यंदन। निस्यंदन या ये होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब तो आप लोग समझते होंगे, फिल्टर होना, कोई चीज छानना। और दूसरा है आपका पुनरावशोषण। पुनरावशोषण या रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये दोनों मेथड के द्वारा जो शरीर में बनने वाले हैं उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया तो जो आपका वृक्क होता है, ठीक, इसमें लाखों, लगभग 1 लाख से 30 लाख तक, 1.5 लाख से 2 लाख तक वृक्क नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? वृक्क नलिकाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। और ये ही यूनिट है किसकी? वृक्क की इकाई। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें लास्ट टाइम पे बताया था। तो ये जो वृक्क नलिकाएं होती हैं ये किस तरह से फिल्ट्रेशन या पुनरावशोषण द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको किस तरह से शरीर से बाहर निकालते हैं या यूरिन फॉर्मेशन होता है, हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वृक्क नलिका, पहले वृक्क नलिका का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि वृक्क नलिका कैसे दिखती है, तभी तो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। वृक्क नलिका या इसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक। सिंपल स्ट्रक्चर है, बस इसको एक बार समझने की बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो अपने से भी इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। है ठीक। सिंपली ये आपकी वृक्क नलिका हो गई।
हमने लास्ट टाइम में बताया था कि एक रीनल आर्टरी होती है, एक रीनल वेन होता है। रीनल आर्टरी से ही जो ब्लड आता है वही वृक्क में प्रवेश करता है फिल्टर होने के लिए, छनने के लिए। ये जो रीनल आर्टरी का पार्ट है, ये इसमें एक गुच्छा बना लेता है इस कप लाइक स्ट्रक्चर। अभी बताएंगे कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर ये यहाँ पे एंड होता है। कहाँ एंड होगा? रीनल वेन में, वेन्यूल्स, फिर उसके बाद वेन्स। फिर वेन वापस हार्ट में चला जाता है, वहां से शुद्धिकरण के लिए लंग्स में जाता है। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या चीज है ये। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपका ये आता है, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी या वृक्क या वाई या वृक्क धमनी। फिर उसके बाद जो ये नलिका आती है, इसको हम कहते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। फिर आपका आता है अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। ठीक, फिर क्या होता है, पहले इसका नाम लिख देते हैं। ये आपका कहलाता है, ये पार्ट केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, या इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये आपका कहलाता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। और ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका होता है रीनल वेन या वृक्क सिरा। ठीक, फिर नेक्स्ट हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस नलिका को कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। देन
we goes forward, and this structure you see, and this structure we call as Henle loop. Henle loop, ठीक। Now this is the दूरस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका, ठीक है। और ये आपकी हो गई संग्रह नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब। संग्रह नलिका, इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक। क्या क्या हो गई, इस तरह से हमने देखा आपकी ये पूरी वृक्क नलिका है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे आते हैं तो ये आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई। फिर आपका ये हेनले लूप होता है, फिर धीरे धीरे आपका पूरा हेनले लूप होता है। फिर आपका यहाँ पे दूरस्थ कुंडलित नलिका हो गई, फिर संग्रह नलिका होती है। तो इस तरह से पूरी वृक्क नलिका की संरचना होती है, ये किस तरह से दिखती है, ठीक। अब इस देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये वर्क करती है। जब जो ब्लड आता है जिसमें विभिन्न पदार्थ डिसॉल्व होते हैं, यहाँ ये छानने के लिए आता है। उसमें क्या क्या होता है, आपका जल होता है, खनिज लवण होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये सब जब इस रीनल आर्टरी के द्वारा, अविवाहित धमनिका के द्वारा आपका केशिका गुच्छ में आता है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अविवाहित धमनिका में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण केशिका गुच्छ में रक्त का दबाव ज़्यादा होता है। लगभग 1 लीटर रक्त जो सप्लाई होता है उसमें 500 मिलीलीटर प्लाज्मा जो होता है इस केशिका गुच्छ से बोमेन कैप्सूल में छन के आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट जो रक्त का होता है, जो प्लाज्मा होती है, वो छन के चला आता है, लेकिन जो आपकी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, वो सब चीज़ें नहीं छन पाती, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़ी संरचना होती है, तो फिर वो छन नहीं पाते हैं। फिर वो आगे नलिकाओं के द्वारा बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे छनते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, जल और खनिज लवण यहाँ पे आ जाते हैं। तब भी बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस फिल्टर में रहते हैं, जो शरीर के लाभदायक है। ग्लूकोज है, हार्मोन है, अमीनो अम्ल है, ये सब चीज़ें अभी भी इसमें लाभदायक रूप से पड़ी हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ जो फिल्टर आ जाता है, इसको अगर हम मेंशन कर दें, फिल्टर या फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट जो छन के आता है, तो उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, विटामिन्स होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब इसमें बहुत से लाभदायक पदार्थ हैं, इसको और छनना है। तो फिर जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट जो है आगे बढ़ता है, ये जो आप अपवाहित धमनिका, ये पूरी वृक्क नलिका को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। तो क्या होता है, जो फिल्ट्रेट आपका आता है तो इसमें छनता रहता है धीरे धीरे। जो लाभदायक पदार्थ हैं इसमें आते रहते हैं वृक्क नलिका में। एक जाल होता है जो ये वृक्क नलिका को घेरे रहता है, केशिकाओं का। यहाँ पे ही आदान प्रदान हो जाता है, जो चीज़ें रहती हैं वो छन के इसमें आ जाती हैं ये,
और यहाँ पे जो क्रिया होती है जिसके द्वारा ये पदार्थ इसमें आते हैं वो ऑस्मोसिस के द्वारा, पराशरण के द्वारा ये पदार्थ जो होते हैं इन नलिकाओं में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होती है और ये ऐसे ये पूरी तरीके से जो लाभदायक पदार्थ हैं आपके यूरिन से निकल के इन नलिकाओं में आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ छनना है, जो मैक्सिमम पदार्थ है वो छन के इसमें चले जाते हैं, वापस ये आपका रीनल वेन में आ जाएगा, वापस ये हार्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमम पदार्थों को वृक्क नलिका द्वारा छान लिया जाता है। और इस प्रक्रिया को यहाँ पे हमने अभी बताया था कि दो प्रक्रिया होती है। एक होती है निस्यंदन, यहाँ से आपका फिल्ट्रेशन हो गया, जो पदार्थ हैं यहाँ से छन के आ गए। फिर इन पदार्थों का पुनरावशोषण होता है। ये पुनरावशोषण ही तो है, रीअब्जॉर्प्शन ही तो है। जब ये वृक्क नलिका से आगे आगे बढ़ा, ये सब पदार्थ जो वापस इसमें जा रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, तो ये पुनरावशोषित हो रहे हैं, फिर वापस ये ब्लड में चले जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे सब लाभदायक पदार्थ जब छन जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो मूत्र बनता है, यूरिन जो डेवलप होता है, फिर वो संग्रह नलिका में चला जाता है और फिर मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। इसकी क्रियाविधि बहुत ही इजी है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। बुक में थोड़ा टिपिकल दिया है, लेकिन अगर इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका पहले वृक्क नलिका का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसमें ब्लड आता है, किस तरह से प्यूरिफाई होता है और किस तरह से फाइनली यूरिन का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वृक्क नलिका की संरचना क्या है, निस्यंदन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद पुनरावशोषण कैसे होता है और फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वृक्क नलिका की क्रियाविधि हो गई। मान लीजिए एग्जाम में आता है कि फंक्शन भी वृक्क नलिका का पूछे तो आप लिख सकते हैं कि क्या कार्य है। उसकी क्रियाविधि को अगर समझाना हो किस तरह से होगा, पहले आप उसकी स्ट्रक्चर बता दें, फिर कैसे कैसे ब्लड आता है वैसे वैसे बता देना है। फिर अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी द्वारा, तो वहाँ पे ये डिस्कस किया जा सकता है। तो अगर इतना समझ में आ गया बच्चों तो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कैसे उत्सर्जन होता है। ऐसे तो बहुत टिपिकल है, लेकिन अगर इस बेस पे आप समझेंगे कि हाउ इट गोज फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, द होल प्रोसेस इज कवर। फर्स्ट इज द filtration and second is a reabsorption of different essential elements of body. ठीक है, then we get urine. अब हम देखेंगे कि यूरिन में भी कुछ गुण होते हैं कि उसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें जानना चाहिए। इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज यूरिन। भाई तभी आप जानते रहिए, मेनली आपका यही मैकेनिज्म आती है और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये क्या है आपका, सबसे पहले इसका जो कलर होता है येलोइश होता है, तो वो जो येलोइश कलर है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये तरह का पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, ये याद रखिए। फिर इसमें लगभग 95% वाटर होता है एंड 5% आपके विभिन्न तरह के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, हिस्टिडीन होता है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो 95% वाटर होता है। इसका pH goes to 6 and it is acidic। ठीक, तो इस तरह से जनरल इंफॉर्मेशन ये आपकी यूरिन की होगी। इसमें मैक्सिमम परसेंट आपका वाटर का होता है, यूरोक्रोम होता है, पीएच होता है,
तो इस तरह से ये संरचना बनती है, फिर मूत्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट इसमें आपका यूरिन फॉर्मेशन है। अगर ये क्लियर हो गया तो सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो हमने वृक्क की यही कार्य है। वृक्क का कार्य क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बनाए रखना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना। ठीक है, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया जो यकृत में अमोनिया को कन्वर्ट होकर बनता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। पराशर नियंत्रण का कार्य करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स हैं वृक्क के। इसको आप अपने लैंग्वेज में अगर समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देते हैं वृक्क के कार्य, हल्का सा आपको मेमोराइज होने के लिए। वृक्क के कार्य, पहला तो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बनाए रखना। ठीक है, पराशर नियंत्रण, यूरिया तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो जनरली ये मेन फंक्शन होते हैं कि किस तरह से ये आपकी वृक्क नलिका के विकार, मान लीजिए वृक्क नलिका का भी आता है तो आप ये लिख दोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे उत्सर्जन होता है, उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, फिर वृक्क नलिका का क्या काम होता है। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है? तो जैव प्रक्रम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें सबसे पहले क्या था? पोषण, रेस्पिरेशन, परिवहन एंड देन उत्सर्जन। तो आज ये आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस का जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इफ यू गेट एनी कंफ्यूजन ऑफ ऑल माई लेक्चर्स देन यू आस्क। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे आज कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।